Welcome friends, all of you on my YouTube channel. Myself राकेश। आज आपके लिए मैं नया टॉपिक लेकर आया हूँ, ट्रांसफार्मर रेशियो। इससे पहले EMF समीकरण हमने देखी है। तो इस तरह से ट्रांसफार्मर का ये कंस्ट्रक्शन है। इसमें जो आपके मेन पॉइंट्स हैं कुछ इस तरह से आते हैं आपके, ये प्राइमरी साइड, ये आपके सेकेंडरी साइड। तो अब जो है हम देखने जा रहे हैं EMF इक्वेशन के आगे की कंडीशन। तो EMF इक्वेशन तक हमने ये देखा था कि जो आपका EMF टू टर्न रेशियो है वो आपका होता है E2/E1 इक्वल टू N2/N1, और ये इस तरह से। और जब इसमें मान लीजिए लॉसेस तो होते हैं ट्रांसफार्मर में, तो जब लॉसेस नहीं हो, जब लॉसेस जो हैं वो आपके जीरो हों या नेग्लिजिबल हो, तो उस कंडीशन में जो है E2 का जो वैल्यू है, यानी कि जो दोनों जो EMF बन रहे हैं E2 और E1, इन दोनों का रेस्पेक्टिव जो मान है वो इनके वोल्टेज के बराबर हो जाता है। तो ये इस तरह से लिखा जाता है। और अब इससे नेक्स्ट कंडीशन हमने ये देखी थी कि आपको जो वोल्टेज के साथ में जब करंट को भी आपको देखना होता है, तो इस कंडीशन में हम देखते हैं कि एक जो कंप्लीट रेशियो इस तरह से लिखा जाएगा E2/E1 इक्वल टू V2/V1 इक्वल टू N2/N1, और इक्वल आपका जो अब जो इक्वेशन आने जा रही है वो है I1/I2। तो यहाँ से आप इम्पोर्टेंट चीज़ ये नोट रखें कि आपके जो I2/I1 है, तो यहाँ से सॉरी I1/I2 है, तो इसको आप स्पेशली देखें क्योंकि सब में जो है ये 2 वाली वैल्यू है, यानी 2/1, और इसका अलग से एक रेशियो है 1/2। ये तो ये आपको इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना है, यानी हमेशा हम सेकेंडरी टू प्राइमरी लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो या ट्रांसफॉर्मर रेशियो बोलते हैं इसको, यानी कि ट्रांसफॉर्मर रेशियो बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मर अनुपात। अब ये जो इक्वेशन ये कैसे आती है इसको डिटेलाइट देखने के लिए, यानी कि जो ट्रांसफॉर्मर जब पावर ट्रांसफ़र करता है, यानी कि जब एनर्जी जो ट्रांसफ़र करता है, यानी कि I cos पाई के हिसाब से, कि AC में जो फॉर्मूला है वो होता है पावर का V इक्वल टू VI cos पाई। तो यहाँ से आप देख सकते हो इजीली कि प्राइमरी साइड में जो है ये पावर होती है, यानी कि प्राइमरी के रेस्पेक्टिव वोल्टेज को E1 मानेंगे, करंट को I1 मानेंगे। cos पाई जो है पावर फैक्टर पूरी मशीन का, यानी कि ट्रांसफार्मर का एक ही होता है जो है, यानी कि सेम होता है, इस तरफ भी cos पाई रहेगा, उस तरफ भी cos पाई रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। सेकंड साइड में हम देखेंगे वोल्टेज को हम E2 लेंगे और करंट को हम लेंगे I2, ठीक है। तो इस तरह से जब दोनों इक्वल होते हैं, ये कंडीशन होती है आपकी उस जब ट्रांसफार्मर में यानी कि इनपुट पावर और आउटपुट पावर दोनों बराबर होती हैं, इस तरह से आउटपुट पावर इनपुट पावर, ठीक है। तो ये आपकी इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर, ये इस तरह से होता है। यहाँ से ये एक रेशियो निकल के आता है आपका E2/E1 इक्वल टू I1/I2। तो इस तरह से आप यहाँ इसको देख सकते हो। हमारे पास में ये मेनली तीन ही फॉर्मूले हैं, यानी कि EMF टू करंट, EMF टू वोल्टेज और EMF टू टर्न्स रेशियो। तो EMF टू टर्न रेशियो या EMF जो वोल्टेज है, EMF टू करंट, इस प्रकार से तीनों को एक साथ कॉम्बिनेशन में हम लिखें तो इस तरह से मिलता है E2/E1 V2/V1 N2/N1 I1/I2। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट एक रिलेशन हो रहा है आपका, वो इम्पिडेंस में लिखा जाता है Z2/Z1, और ये इस तरह से, ठीक है, इम्पिडेंस में आप देख सकते हो। तो अब हम जो है आगे की बात करते हैं। इनको ट्रांसफार्मर रेशियो को डिनोट किया जाता है K, ठीक है। तो इसको K को बोला जाता है ट्रांसफार्मर रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, यानी कि रूपांतरण गुणांक, ट्रांसफार्मर गुणांक इसको बोलते हैं। तो K का वैल्यू जो है, अब हम इसको देखेंगे, K जो ट्रांसफार्मर रेशियो कहलाता है, इसका मान तो सिंपल सा होता है E2/E1 बराबर V2/V1 बराबर N2/N1 और बराबर I1/I2, और साथ में है Z2/Z1, ठीक है। तो इस तरह से, तो यहाँ से आप देख सकते हो। और साथ में अब जो है
हम देखेंगे यहाँ से आपके जो मेन जो ट्रांसफार्मर रेशियो के आगे की कंडीशन। तो इसके लिए अब जो है ट्रांसफार्मर रेशियो का जो मान है वो हम अलग अलग तरीके से देख सकते हैं कि जैसे ट्रांसफार्मर रेशियो की 3 वैल्यू होती हैं, एक के ग्रेटर देन 1, एक होती है के लेस देन 1 और एक होती है के इक्वल टू 1। ये कब होती है? जैसे मान के चलिए ये सेकेंडरी टू प्राइमरी होता है तो के इक्वल टू E2/E1, इस तरह से आप देखें, बस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो के जो टर्न्स के रेशियो के हिसाब से देखें तो यहाँ पे टर्न्स होते हैं N2/N1, तो N2/N1 जो है ये आपका हो जाएगा ग्रेटर देन 1, तो सीधा सा मीन ये है N2 ग्रेटर देन N1। तो ये कंडीशन जो निकल के आती है ये ग्रेटर देन 1 से, तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि आपका टर्न्स जो है N2 ग्रेटर देन N1, इस तरह से होगा। ये समझ में आया होगा? तो इसको पूरा कर देते हैं अभी कि N2 ग्रेटर देन N1। तो इस ट्रांसफार्मर का जो नेम है वो हो जाएगा स्टेप डाउन। ठीक है, ये कैसे होगा स्टेप डाउन? यानी कि ये टर्न्स ज़्यादा होते हैं, ये कम होते हैं, तो इधर वोल्टेज ज़्यादा इधर कम, तो ये स्टेप डाउन हो जाता है। दूसरा जो रिलेशन है के लेस देन 1, इसमें आप समझ गए होंगे कि लेस देन 1 जैसे ही करते हैं हम, तो यहाँ जैसे लेस देन करेंगे तो अब जो है N2 लेस देन N1 यानी चिन्ह जो है बदल जाता है। तो अब हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, या चाहें तो वैसा जो है सेम वैसे ही लिखेंगे N2 रेस्पेक्टिव N1 यानी कि N2 लेस देन N1। तो N2 जो है कम है, N1 ज़्यादा है, तो इसी को हम चेंज करके लिखें, यहाँ से देखो N1 ग्रेटर देन N2। ठीक है, सॉरी यहाँ N2 जो है स्टेप अप होता है। अब जो है N1 ग्रेटर देन N2, तो यहाँ से N1 जो है ये आपका, और इसको हम ऐसे लिखेंगे, तो ये जो है के लेस देन 1 में ये निकल के आता है दोनों टर्म्स के बीच में रिलेशन, और यहाँ इसको बोलते हैं स्टेप, यानी कि N1 ज़्यादा है तो N2 कम है, तो स्टेप डाउन। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन है, तो इस कंडीशन को समझने के लिए सेम वही है कि आपका सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी जो टर्न्स हैं उनका वैल्यू होता है 1, और 1 के इक्वल जब देखेंगे तो N2 इक्वल टू N1, तो N1 इक्वल टू N2 कैसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे, हम जैसे लिख रहे थे N1 इक्वल टू N2 यानी कि दोनों टर्न्स आपस में बराबर होते हैं, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं, यानी कि इस टाइप के ट्रांसफार्मर को हम कहते हैं आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, यानी कि आइसोलेशन ट्रांसफार्मर इसको कहते हैं। आइसोलेशन जो है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर जिसको बोलते हैं, तो ये ट्रांसफार्मर का टाइप है, यानी कि ट्रांसफार्मर इस टाइप के हैं, और टर्न्स का रिलेशन आपका ये है, यानी कि टर्न्स जो है ये दोनों टर्न्स का जो मान है ये, और ये आपका है यानी कि ट्रांसफार्मर रेशियो। ठीक है, तो इस तरफ से आप हिंदी में इसको समझ सकते हो। ट्रांसफार्मर रेशियो टर्न संबंध, यानी कि दोनों टर्न्स आपस में कैसे संबंधित होते हैं वो, और ट्रांसफार्मर किस टाइप का है। तो ये सारी चीज़ें एक ही कॉन्सेप्ट में आपको समझ में आई होंगी, यानी कि जब ट्रांसफार्मर ग्रेटर देन 1 है तो N2 ग्रेटर देन N1 यानी कि स्टेप अप होगा, के लेस देन 1 है N1 ग्रेटर देन N2 ये ज़्यादा है, तो इसका मतलब इधर कम है तो ये स्टेप डाउन हो गया, इधर इक्वल है तो ये आइसोलेशन है। तो हम जो ये देखते हैं ट्रांसफार्मर टाइप ये सेकेंडरी के रेस्पेक्ट में देखते हैं, तो सेकेंडरी रेस्पेक्ट में ही ये निकाला जाता है, यानी कि ऊपर सेकेंडरी होता है, तो टर्न्स रेशियो जो है ये ट्रांसफार्मर रेशियो सेकेंडरी से रिलेटेड होता है। अब हम आगे देखने जा रहे हैं ट्रांसफार्मर के कुछ टाइप्स हैं, यानी कि 2 टाइप्स हैं अलग अलग जिनको हम देखेंगे। तो यहाँ से इस इक्वेशन के माध्यम से हम देखेंगे कि जैसे सिंपल 2 ट्रांसफार्मर हैं हमारे पास, ट्रांसफार्मर के टाइप्स हैं, एक आदर्श और दूसरा होता है हमारे पास सामान्य। तो देखिए यहाँ पे आदर्श ट्रांसफार्मर और सामान्य ट्रांसफार्मर। आदर्श ट्रांसफार्मर वह ट्रांसफार्मर होता है जिसमें इनपुट पावर और आउटपुट पावर दोनों बराबर होती हैं। कहने का मतलब यहाँ पे जो हैं लॉसेस जो हैं नो लॉस होते हैं, तो यहाँ पे कोई लॉस नहीं होता है, यानी कि इसमें इनपुट पावर जो है आउटपुट पावर के बराबर होती है। और यहाँ पे जो है आपका जो सामान्य ट्रांसफार्मर होता है इसमें कुछ लॉसेस होते हैं, तो लॉस होते हैं तो यहाँ पे कुछ 2 टाइप के लॉस हैं।
एक आपका है कॉपर लॉस और दूसरे हैं आपके आयरन लॉस। ठीक है, तो कॉपर लॉस तो होते हैं जो देखो कॉपर यानी कि वाइंडिंग जो होती है कॉपर की बनी हुई होती है, और दूसरा है आपका आयरन लॉस जो आपका जो ट्रांसफार्मर की जो कंस्ट्रक्शन होती है जो आयरन मेटालिक पार्ट हैं उसके कोर जिसको बोलते हैं हम, तो कोर वाले लॉसेज होते हैं ये तो होते हैं आयरन लॉस, और जो वाइंडिंग वाले लॉस होते हैं ना वो होते हैं आपके कॉपर लॉस। तो इस तरह से आप इसको सिंपल सा समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि लॉसेज जब होते हैं तो क्या इनपुट पावर और आउटपुट पावर बराबर रह पाती हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे इनपुट पावर जो है वो आपकी जो है यानी कि मेनली हमें आउटपुट पावर चाहिए होती है, तो हमारी आउटपुट पावर जो है वो इनपुट पावर जितनी होती है उससे कम रह जाती है, यानी कि आउटपुट पावर लेस देन इनपुट पावर। इस तरह से आप इसको समझ सकते हो, या इसको उल्टा भी बोल सकते हैं आप, इनपुट पावर ग्रेटर देन आउटपुट पावर। ठीक है, तो ये मैं इतने सारे जो है संबंध रिलेशन ये आप खुद भी लिख सकते हैं, और मैं इनको बार बार दोनों साइड इसलिए लिख रहा हूँ कि आप कैसे भी लिखा हुआ आपको मिले तो आप कंफ्यूज नहीं हो। तो अब इसको सिंपल सी लैंग्वेज में हम कैसे समझेंगे, यानी कि यहाँ पे जो है पावर जो है सेकेंडरी में मान के चलिए P2 होगी। ठीक है, और मान के चलिए प्राइमरी में पावर होगी P1। ठीक है, तो सिंपल कॉन्सेप्ट में आदर्श ट्रांसफार्मर में जो पावर होती है वो होती है आपकी P1 इक्वल टू P2। ठीक है, और एक जो जनरल ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो पावर है यानी कि सेकेंडरी पावर वो हमेशा प्राइमरी से कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कम होती है मतलब हम प्राइमरी 1:1 के हिसाब से लिखेंगे, तो P1 P2। अब ज़्यादा कौन सी हुई, ज़्यादा हो गया हमारी प्राइमरी। ठीक है, तो ये आप यहाँ से समझ सकते हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है जो है वोल्टेज रेगुलेशन। यहाँ से हम लिख देते हैं इसको एक बार, वोल्ट का नियमन। देखिए वोल्ट का नियमन जो है ये VR कहलाता है, यानी कि वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन, तो वोल्टेज रेगुलेशन जो है ये क्या होता है, मान के चलिए ये आपका ट्रांसफार्मर है इस तरह से। तो जब ट्रांसफार्मर की दो कंडीशन होती हैं, दो कंडीशन ऐसी होती हैं कि जैसे एक कंडीशन तो ये आपको जो विजिबल है, दूसरी कंडीशन आपकी ये होती है कि जैसे आपके पास में मान के चलिए इस तरह से दूसरी कंडीशन और बता देते हैं हम आपको। तो यहाँ से इस ऐसे ये आपकी कोर हुई और ये वाइंडिंग है, और ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये आपका लोड कनेक्टेड है, और ये इस तरह से प्राइमरी है। तो सेम वैसे ही कॉन्सेप्ट है। तो अब जो है पावर जो है प्राइमरी की तरफ ये वोल्टेज V1 है, ये E1, ये आपका E2, और इस तरह से आपका यहाँ पे इसके सेकेंडरी के सिरों पर जो है ये आपका V2, और साथ में करंट फ्लो हो रही है I2, और यहाँ पे जो है आपका करंट फ्लो हो रही है I1। ठीक है, ये जो सेम वही हैं जो रिलेशन उसमें है, सेम दोनों एक ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें लोड कनेक्टेड नहीं है और सेकंड कंडीशन में लोड कनेक्टेड है। तो इसको थोड़ा विस्तार से समझने के लिए हम देखते हैं यहाँ से कि मान के चलिए फर्स्ट कंडीशन है। तो फर्स्ट कंडीशन में ये देखिए कि जो आपका वोल्टेज रेगुलेशन है जिसको हम निकालना चाह रहे हैं वो हमेशा सेकेंडरी से प्राइमरी में निकालेंगे। सेकेंडरी से प्राइमरी में हम वोल्टेज रेगुलेशन निकालेंगे। तो सेकेंडरी से प्राइमरी में वोल्टेज रेगुलेशन के लिए क्या करेंगे, VR इक्वल टू ये आपका प्राइमरी में होगा। ठीक है, यानी सॉरी सेकेंडरी में ही निकाला जाएगा, बट आपका लोड टू नो लोड, यानी कि नो लोड कंडीशन में वोल्टेज सेकेंडरी वोल्टेज, और आपका लोड वाली कंडीशन में यानी कि जब लोड होगा आपके पास फुल लोड और आपका नो लोड, तो वोल्टेज रेगुलेशन जो है आपका इस तरह से निकाला जाएगा, यानी कि नो लोड पर निकाला जाता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मान के चलिए जैसे इसको इस वोल्टेज को हम बोलते हैं V2 को VNL। ठीक है, और यहाँ पे इसको बोल रहे हैं हम यहाँ पे VFL जब लोड कनेक्टेड है, जब इसको VFL बोलते हैं, जब लोड कनेक्टेड नहीं है VNL बोलते हैं। और यानी कि आपका जब लोड से नो लोड तक की स्थिति का जो आकलन किया जाता है
और जो आपका वोल्टेज में जो उतार चढ़ाव होता है वही आपका कहलाता है वोल्टेज रेगुलेशन। तो इसको हम समझ सकते हैं, इसको हम परसेंटेज में निकालना चाहें तो इंटू 100, इस तरह से हम इसको परसेंटेज में निकाल सकते हैं। इसको दूसरी कंडीशन में आप और भी लिख सकते हो कि वी यानी कि सेकेंडरी वोल्टेज है, नो लोड पर 0 2, इस तरह से लिख सकते हो। और इस तरह से आपका वोल्टेज और लोड पे, तो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सेकेंडरी यानी कि 2 सेकेंडरी 0 यानी कि सेकेंडरी वोल्टेज नो लोड और सेकेंडरी वोल्टेज ऑन लोड और सेकेंडरी वोल्टेज नो लोड, इस तरह से। या आपको जैसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ई यानी कि लगभग आपका ये इस तरह से होता है। तो यहाँ इसको समझ सकते हो आप इस तरह से। और जब वोल्टेज रेगुलेशन की जो सीमा की बात आती है, यानी कि जो आपके यहाँ से कितना परसेंटेज ये इसमें रिलेशन आता है, तो ये वोल्टेज रेगुलेशन है जो है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के केस में ट्रांसफार्मर पे ही निकाला जाता है। तो ये आपका ±5% जो है ये इस रेंज में होना चाहिए, यानी कि वोल्टेज रेगुलेशन आप जो है ±5% की रेंज में अनमेय होना चाहिए। और जो है आपका ये अलग अलग होता है। वैसे तो वोल्टेज रेगुलेशन आप पावर लाइनों के लिए और वितरण के लिए, वितरण जो लाइनें होती हैं उनके लिए तो ये अलग अलग होता है। और के लिए ये आपका होता है ट्रांसफार्मर के लिए, तो ये इस तरह से आपका ट्रांसफार्मर के लिए है। और यानी कि आपके LT और HT केस में, तो यहाँ पे LT और HT केस में यहाँ पे आपका ±6% से ±9% यानी कि 12% तक होता है। और यहाँ से आपका LT के लिए ±6%, HT के लिए ±9%, इस तरह से आपका ये एक रेंज है जो आप याद रख सकते हो। तो हमें यहाँ ट्रांसफार्मर के लिए देखना है, तो ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन विदिन 5% के अंदर अंदर रखना है, इससे ज़्यादा नहीं। तो आज का जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और नेक्स्ट इस प्रकार से वीडियो देखते रहने के लिए मेरे चैनल पर ज़रूर आएँ। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।